आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक आविष्कार का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत डर के समय में शुरू हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। साल था 1939। एक बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर भेजा। इस लेटर में उन्होंने चेतावनी दी कि नाजी जर्मनी एक नया और बहुत शक्तिशाली बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा होगा। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये एक एटॉमिक बॉम्ब था, एक ऐसा हथियार जो एटम के अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर निकाल सकता था। इस एक लेटर ने एक सीक्रेट रेस शुरू कर दी, एक ऐसी रेस जिसमें यह हथियार किसी और के बनाने से पहले बनाना था। डर यह था कि अगर एडोल्फ हिटलर जैसा कोई लीडर पहले यह शक्ति हासिल कर लेता तो दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इस सीक्रेट रेस को एक कोड नेम दिया गया, दी मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में से एक था। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सबसे अच्छे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और मिलिट्री माइंड्स को इकट्ठा किया। एक बहुत ही बुद्धिमान फिजिसिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट के साइंटिफिक पार्ट को लीड करने के लिए चुना गया। उन्होंने सीक्रेटली पूरे शहर बनाए, जैसे न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस में। यहां हजारों लोग दिन रात काम करते थे, जिनमें से कई को अपने काम का असली मकसद भी नहीं पता था। वे सभी एक साइंटिफिक थ्योरी को एक भयानक रियलिटी में बदलने के एक बड़े एफर्ट का हिस्सा थे। गोल सिंपल था लेकिन डरावना था, एटम को तोड़ना और एक चेन रिएक्शन बनाना जिससे अकल्पनीय मात्रा में एनर्जी निकले। इसके पीछे की साइंस क्रांतिकारी थी। साइंटिस्ट्स ने खोजा था कि अगर आप एक भारी एलिमेंट जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा बर्स्ट निकलेगा। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ओपेनहाइमर और उनकी टीम के लिए चैलेंज ये था कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करें और एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो इस एक्सप्लोजन को कमांड पर ट्रिगर कर सके। उन्होंने बिना थके काम किया, एक के बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। उन्हें यह पता लगाना था कि यूरेनियम को कैसे एनरिच करें और प्लूटोनियम कैसे बनाएं, जो बॉम्ब के दो मेन इंग्रेडिएंट्स थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि उन्हें लगता था कि युद्ध का भाग्य और यूसल में दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को सच्चाई का पल आ गया। न्यू मैक्सिको डेसर्ट के एक सुनसान हिस्से में, जिस जगह को उन्होंने ट्रिनिटी कहा था, दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया गया। टेस्ट एक डरावनी सफलता थी। एक अंधा कर देने वाली रोशनी, सूरज से भी ज्यादा चमकदार, ने सुबह के आसमान को रोशन कर दिया, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाली गरज और एक विशाल मशरूम के आकार का बादल मीलों ऊपर एटमॉस्फेयर में चढ़ गया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक्सप्लोजन देखते हुए भगवद गीता के एक श्लोक को मशहूर तरीके से याद किया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया को नष्ट करने वाला। उस पल में इंसानियत ने एक नई और डरावनी शक्ति को अनलॉक कर दिया था और दुनिया फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। सफल ट्रिनिटी टेस्ट के बाद दुनिया एक नए और खतरनाक दौर में आ गई। एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह शक्ति का सबसे बड़ा सिंबल था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की दुनिया में इस बॉम्ब का होना मतलब था कि आप एक स्पेशल क्लब में थे। इसका मतलब था कि दूसरे देशों को आपकी बात सुननी पड़ती थी। यह नेशनल सिक्योरिटी की गारंटी थी, या ऐसा माना जाता था। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक नए तरह का संघर्ष शुरू हुआ। यह कोल्ड वॉर था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच एक तनावपूर्ण गतिरोध। इन दोनों सुपर पावर्स के दुनिया को चलाने के बारे में बहुत अलग विचार थे और वे ग्लोबल लेवल पर प्रतिद्वंद्वी बन गए। इस नई दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब चेसबोर्ड पर सबसे महत्वपूर्ण पीस बन गया। यूनाइटेड स्टेट्स के पास यह सबसे पहले था, जिससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिला। सोवियत यूनियन के लीडर जोसेफ स्टालिन ने यह देखा और उन्हें पता था कि वे अमेरिका को अकेला न्यूक्लियर पावर नहीं रहने दे सकते। उन्होंने अपने साइंटिस्ट्स को दिन रात काम करने का आदेश दिया ताकि वे अपना एटॉमिक बॉम्ब बना सकें। स्टालिन के लिए यह युस्तित्व और राष्ट्रीय गौरव का मामला था। अगर अमेरिका के पास अल्टीमेट वेपन था तो सोवियत यूनियन को भी इसकी जरूरत थी ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। इससे न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हुई, जो ज्यादा और बड़े बॉम्ब बनाने की एक खतरनाक प्रतियोगिता थी। लॉजिक सिंपल और डरावना था। अगर आप बिना न्यूक्लियर बॉम्ब वाले देश थे तो आप वल्नरेबल थे। न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश आपको धमकी दे सकता था और आपके पास प्रभावी ढंग से लड़ने का कोई तरीका नहीं होता। इसलिए दूसरे देशों ने भी रेस में हिस्सा लिया। उन्होंने देखा कि जापान के साथ क्या हुआ।
उन्होंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास अब कितनी बड़ी शक्ति थी। दुनिया भर के लीडर्स ने तय किया कि अपने देश, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्हें भी इस हथियार की जरूरत है। इसे अल्टीमेट डेटरेंट के रूप में देखा गया, जो दूसरे देशों को यह बताने का एक तरीका था कि हमें अटैक मत करो क्योंकि इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। बॉम्ब की ये इच्छा सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं थी, ये स्टेटस के बारे में भी थी। न्यूक्लियर पावर होना मतलब था कि आप वर्ल्ड स्टेज पर एक बड़े खिलाड़ी थे। इसने एक देश को टॉप टेबल पर जगह दी। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल और फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल जैसे लीडर्स को लगा कि उनके देशों को युद्ध के बाद की दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है। चीन के माओ जेडोंग ने भी चीन की ताकत और स्वतंत्रता को साबित करने के लिए बॉम्ब का पीछा किया। एटॉमिक बॉम्ब आधुनिकता, साइंटिफिक अचीवमेंट और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक बन गया, और इसलिए लॉस अलामोस में सीक्रेटली शुरू हुई रेस पूरे ग्लोब में फैल गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देशों ने एक्सक्लूसिव और खतरनाक न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने की कोशिश की। एटॉमिक बॉम्ब की थ्योरी अगस्त 1945 में एक भयानक रियलिटी बन गई। यूरोप में युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान के खिलाफ लड़ाई जारी थी। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के तहत ने एक फैसला लिया जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। उन्होंने जापान के खिलाफ नए एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उम्मीद है कि इससे जापान जल्दी सरेंडर कर देगा और एक महंगी घुसपैठ से बचा जा सकेगा। पहला टारगेट हिरोशिमा शहर था, जो एक बड़ा इंडस्ट्रियल और मिलिट्री हब था। 6 अगस्त 1945 की सुबह एनोला गे नाम का एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर शहर के ऊपर से उड़ा और एक सिंगल बॉम्ब गिराया, जिसका नाम लिटिल बॉय था। बॉम्ब 15,000 टन TNT की ताकत से हवा में फट गया। एक पल में तीव्र रोशनी और गर्मी की एक चमक ने शहर के केंद्र को राख कर दिया। इसके बाद एक शक्तिशाली शॉक वेव आई, जिसने मीलों तक इमारतों को समतल कर दिया। हजारों लोग तुरंत मारे गए। आने वाले दिनों, हफ्तों और सालों में भयानक जलने और रेडिएशन सिकनेस, जो एक नई और भयानक बीमारी थी, से कई और मरेंगे। हिरोशिमा शहर, जो कभी जीवन का एक व्यस्त केंद्र था, एक सुनसान रेडियो एक्टिव बंजर भूमि में बदल गया। दुनिया ने एक सिंगल हथियार से इस पैमाने पर विनाश कभी नहीं देखा था। यह बॉम्ब की शक्ति का एक स्पष्ट और क्रूर प्रदर्शन था। हिरोशिमा में अकल्पनीय विनाश के बावजूद जापानी सरकार ने तुरंत सरेंडर नहीं किया। अमेरिकी नेतृत्व युद्ध खत्म करने के लिए दृढ़ था, ने अपना दूसरा एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करने का फैसला किया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और B-29 बॉम्बर अपने टारगेट की ओर उड़ा। प्राइमरी टारगेट कोकुरा शहर था, लेकिन बादलों के कारण विमान को उसके सेकेंडरी टारगेट नागासाकी, एक बड़ा पोर्ट सिटी, की ओर मोड़ दिया गया। इस बार बॉम्ब एक प्लूटोनियम आधारित हथियार था जिसका नाम फैटमैन था। यह हिरोशिमा पर इस्तेमाल किए गए बॉम्ब से भी ज्यादा शक्तिशाली था, जो लगभग 21,000 टन TNT की ताकत से फटा। नागासाकी में विनाश उतना ही भयानक था। हालांकि शहर के पहाड़ी इलाके ने कुछ हद तक धमाके को रोका, लेकिन शहर का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया। फिर से हजारों लोगों ने एक पल में अपनी जान गंवा दी। मानवीय लागत चौंकाने वाली थी। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे साधारण पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। बचे हुए लोगों की कहानियां, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, नुकसान और पीड़ा की दिल दहला देने वाली कहानियां हैं जो आज भी जारी हैं। इस दूसरे न्यूक्लियर हमले और सोवियत यूनियन की युद्ध घोषणा का सामना करते हुए जापान के सम्राट हिरोहितो ने आखिरकार 15 अगस्त 1945 को अपने देश के सरेंडर की घोषणा की, जिससे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी, और हिरोशिमा और नागासाकी की छायाएं आज भी दुनिया पर बहुत बड़ी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के अंत से एटॉमिक बॉम्ब की कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यह न्यूक्लियर युग की बस शुरुआत थी। इस टेक्नोलॉजी पर यूनाइटेड स्टेट्स का एकाधिकार कम समय के लिए ही रहा। सोवियत यूनियन स्टालिन के दृढ़ संकल्प और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में घुसपैठ करने वाले जासूसों की मदद से तेजी से बराबरी करने के लिए काम कर रहा था। 29 अगस्त 1949 को सोवियतों ने सक्सेसपूर्वक अपना एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, एक ऐसा इवेंट जिसने यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया को चौंका दिया। न्यूक्लियर आर्म्स रेस आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। अब 2 न्यूक्लियर सुपर पावर थे और कोल्ड वॉर अनगिनत गुना ज्यादा खतरनाक हो गया था। इस इवेंट ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जैसे एक के बाद एक डोमिनोज गिर रहे हों।
दूसरे देश दो सुपर पावर्स की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस करते हुए ने फैसला किया कि उन्हें अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम, जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट्स का योगदान दिया था, को लगा कि उसे अपनी स्वतंत्र न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिलनी चाहिए। उन्होंने 1952 में सक्सेसपूर्वक अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया, जिससे वे न्यूक्लियर क्लब के तीसरे सदस्य बन गए। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी आवाज अभी भी उस दुनिया में सुनी जाए जिस पर अब वॉशिंगटन और मॉस्को का राज था। यह राष्ट्रीय गौरव और रणनीतिक स्वतंत्रता का मामला था। क्लब का विस्तार जारी रहा। फ्रांस प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल के मजबूत नेतृत्व में अपनी रक्षा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर निर्भर न रहने के लिए दृढ़ था। डी गॉल एक मजबूत स्वतंत्र फ्रांस में विश्वास करते थे और न्यूक्लियर वेपन्स को उस विजन के लिए आवश्यक मानते थे। कई सालों के सीक्रेट डेवलपमेंट के बाद फ्रांस ने 1960 में अपना पहला सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया। कुछ साल बाद दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन क्लब में शामिल हो गया। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया। अपने लीडर माओ जेडोंग के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक सिंबल कि चीन एक विश्व शक्ति था जिसे न तो अमेरिका और न ही सोवियत यूनियन धमका सकता था। अगले दशकों में न्यूक्लियर क्लब और भी बड़ा हो गया, हालांकि धीमी गति से। भारत ने 1974 में जिसे शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा, वह किया, और फिर 1998 में पूरी तरह से न्यूक्लियर टेस्ट की एक सीरीज की। इसने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को कुछ ही हफ्तों बाद ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। तर्क हमेशा एक ही था, अगर हमारे प्रतिद्वंद्वी के पास बॉम्ब है तो हमारी अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पास भी होना चाहिए। उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स विकसित किए हैं और इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार होने का व्यापक रूप से माना जाता है, हालांकि उसने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। 1949 में शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां 9 देशों के पास अकल्पनीय विनाश करने की शक्ति है। जैसे जैसे 1950 और 60 के दशक में यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच न्यूक्लियर आर्म्स रेस तेज हुई, एक नया और डरावना कॉन्सेप्ट सामने आया। दोनों पक्ष हजारों न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे, जिनमें नए, कहीं ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब भी शामिल थे। उन्होंने ऐसी मिसाइलें विकसित की जो मिनटों में महाद्वीपों को पार कर सकती थीं, और ऐसी पनडुब्बियां जो समुद्र की गहराई में छिप सकती थीं, किसी भी क्षण एक विनाशकारी हमले के लिए तैयार। यह स्पष्ट हो गया कि यदि कभी न्यूक्लियर युद्ध शुरू हुआ तो किसी भी पक्ष के लिए जीतना यूं संभव होगा। इस डरावनी समझ से एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ, जिसका नाम भी उतना ही डरावना था, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या MAD। MAD के पीछे का विचार सरल लेकिन गहरा है। यह डेटरेंस की एक थ्योरी है। यह कहती है कि यदि दो विरोधी पक्षों के पास एक दूसरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो कोई भी पक्ष कभी भी न्यूक्लियर युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यदि देश A देश B पर न्यूक्लियर हमला करता है, तो देश B के पास अभी भी पर्याप्त बचे हुए हथियार होंगे ताकि वह एक बड़ा जवाबी हमला कर सके जो देश A को नष्ट कर देगा। हमलावर जानता है कि भले ही वे पहले हमला करें, वे भी नष्ट हो जाएंगे। यह एक आत्महत्या संधि है। जीतने का एकमात्र तरीका है कि इस खेल को खेला ही न जाए। इससे एक अजीब तरह की स्थिरता पैदा हुई, जिसे अक्सर आतंक का संतुलन कहा जाता है। पूरी दुनिया न्यूक्लियर विनाश के लगातार खतरे में जी रही थी। अक्टूबर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट वह समय था जब दुनिया एक पूर्ण पैमाने पर न्यूक्लियर युद्ध के सबसे करीब आई थी। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की थीं, जो यूनाइटेड स्टेट्स के तट से बिल्कुल पास थीं। 13 तनावपूर्ण दिनों तक अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और सोवियत प्रीमियर निकिता ख्रुश्चेव युद्ध के कगार पर खड़े थे। अंत में MAD के तर्क ने ही उन्हें किनारे से पीछे हटने में मदद की। दोनों नेता समझते थे कि एक भी गलती उन्हें सभ्यता के अंत तक ले जा सकती है, जैसा वे जानते थे। तो हमारे इतिहास के इस काले अध्याय से क्या सबक मिलता है? न्यूक्लियर वेपन्स की कहानी मानव सरलता और हमारी आत्मविनाश की क्षमता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा हमें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, जो 70 से अधिक वर्षों तक
सुपर पावर्स के बीच एक बड़े युद्ध को रोकने में सफल रहा, डर पर बनी एक नाजुक शांति है। आज जैसे जैसे न्यूक्लियर सशस्त्र राष्ट्रों के बीच नए तनाव बढ़ रहे हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने वास्तव में हिरोशिमा के सबक सीखे हैं? क्या हम हमेशा के लिए इस डरावने संतुलन पर भरोसा कर सकते हैं, या हमें अपने सामूहिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक बेहतर तरीका खोजना चाहिए? यह वह प्रश्न है जिसे एटॉमिक युग का इतिहास हमें जवाब देने के लिए छोड़ता है।